बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 वेक्टर की बेटा जो आपके पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स मार्क कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इस दफ़ा जो आपका पेपर बनना है 70% आपका एक्सरसाइज से पेपर होगा, जिनमें लाजमी है कि वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज से एमसीक्यूज कुछ ना कुछ पेपर में लाजमी ऐड करेंगे। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने डिस्प्ले पर है 5.1। द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विच ओबेज हुक्स लॉ इज। अब भाई हुक्स लॉ क्या होती है? हुक्स लॉ है विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा आपके पास एक स्टील वायर है, ठीक है जी। आप उस स्टील वायर को एक फिक्स पोर्ट के साथ क्या करते हैं, बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं। नीचे जो है वो आप उसके वेट लगाते हैं। अब जो ही आप वेट बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। आप वेट और ज़्यादा बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अब आप वेट बढ़ा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन एक्सटेंशन बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेन क्या था कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है वो हुक्स लॉ है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम प्लॉट करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं A B C D। मैंने इस पर डिटेल लेक्चर जो है वो पढ़ाया है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं सुना वो प्लेलिस्ट में उन्हें मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में बेटा आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दोबारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ। तो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो रीजन है O से A तक, अगर आप देखें तो O से A तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है स्ट्रेस स्ट्रेन की। क्या मतलब, जो हम जो है स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, या जितना ज़्यादा हमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे भी कह सकते हैं। तो O से A तक के रीजन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बेटा स्ट्रेन के। और ये जो O से A रीजन है, इसको हम कहते हैं सिग्मा P प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो उसने कहा था कि किस रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हुक्स लॉ को ओबे करता है, मीन के स्ट्रेस स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन रहता है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास B से C रीजन है, या A से B रीजन है, C से D रीजन है। अब ये जो B वाला था ये आपके पास इलास्टिक लिमिट का रीजन था, ठीक है। अच्छा जी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपके पास अकर शुरू हो जाती है B से C, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। C से D तक फिर आपके पास फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। तो O से B तक का रीजन मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी का रीजन है, ठीक है, अगर ये पेपर में MCQs आ जाए इस कर्व में। और B से C आपके पास प्लास्टिसिटी का रीजन है। तो ये चीज़ें भी ज़रा एक दफ़ा देख लेनी है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे स्ट्रेन के, तो वो कब तक रहती है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक, यानी कि O से A तक। तो बेटा इसका प्रोपोर्शनल लिमिट आंसर है, आप अल्फा ऑप्शन मार्क कर लेंगे। फिर क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, कि भाई ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है? रबड़, वुड, स्पॉन्जी, स्टील। अब अक्सर बच्चे जो है ना बेटा वो रबड़ लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है? स्टील। रीज़न क्या है बेटा? रीज़न समझनी है। स्टील हैज़ वेरी हाई यंग मॉडुलस। भाई स्टील का यंग मॉडुलस बहुत ज़्यादा हाई है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं ना, एक तो पहली बात कि स्टील में चेंज नहीं आता, बहुत कम चेंज आता है। फिर जब स्टील में चेंज आता है तो ये फौरी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, ठीक है, कि बॉडी को डिफॉर्म किया और फौरी अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या आ गई? वापस आ गई। इसे हम कहते हैं ना इलास्टिसिटी। जबकि अगर हम बात करें वुड की, रबड़ की स्पेशली, अगर हम रबड़ में क्या करते हैं? स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है लो यंग मॉडुलस होने की वजह से कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ही नहीं आती। जबकि स्टील में जब हम क्या करते हैं? स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, आ सकता है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास स्ट्रेन है वो बड़ी कम प्रोड्यूस होती है, और ये मोर इलास्टिक है, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है।
तो यंग मॉडुलस होता है बेटा हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो मैंने लिखा है स्टील हैज़ वेरी हाई यंग मॉडुलस, इट मीन्स कि अगर आपके पास स्ट्रेस कांस्टेंट है तो यंग मॉडुलस और स्ट्रेन का इन्वर्स रिलेशन है। अब स्टील का यंग मॉडुलस हाई है, इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम क्या प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेन। तो कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होने से स्टील फौरी जो है वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। सो स्टील इज़ मोर इलास्टिक। ओके, मार्क कर लेंगे जी आप। फिर है जी MCQs 5.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीमर सॉलिड। भाई अब मैंने आपको बताया था पॉलीमर्स जो है ना ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के लाई करते हैं इन बिटवीन। अब गिलास भाई जो हमारे पास है वो क्या है जी, अमॉर्फस है, ठीक है। इसी तरह ये दो ऑप्शन भी आपके पास क्या हैं, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन है, ठीक है। कॉपर भी आपके पास क्या है जी, क्रिस्टलाइन है। तो एक ऑप्शन बचता है वूल। वूल क्या है, वूल में हमारे पास लॉन्ग चेन मालिक्यूल होते हैं जिसे हम ऊन भी कहते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियों की खाल आपने देखी है जो उनसे निकलती है ये, और इसकी पहचान ये है कि पॉलीमर जो है ये लॉन्ग चेन मालिक्यूल के अरेंजमेंट से बनते हैं। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखाया है, देख लें, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है इसका। तो वूल जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है, 5.3 आप मार्क कर लेंगे। फिर MCQ नंबर 5.4 है जी, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज। बेटा ये स्टेटमेंट है बर्नौलीज इफेक्ट की, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, पहले तो आप देखें आपकी बुक में एक साइड इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप वेयर स्पीड is high the pressure will be low mathematically p plus 1/2 rho v square is equal to constant। अच्छा, जब हम हॉरिजॉन्टल पाइप का जिक्र कहते हैं ना बच्चों, तो हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, जिसे हम रो जी एच कहते हैं, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन होती है ना, p इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो रो जी एच कॉन्स्टेंट है, उसे हमने निगलेक्ट कर दिया। तो अब इक्वेशन बन गई p प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बात जरा तवज्जो से सुननी है। अब मान लें कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 100, ठीक है। अब प्रेशर 10 है और ये जो आपके पास वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम 1/2 रो वी स्क्वायर कहते हैं, ये 90 है। अब 10 प्लस 90 आंसर कितना आ रहा है, 100। अब प्रेशर बढ़कर हो जाता है 80। अब ये जो फैक्टर है ना 1/2 रो वी स्क्वायर, अब इसमें 1/2 कॉन्स्टेंट है, 0.5 बनता है। रो डेंसिटी अगर वाटर की है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, एयर की है तो 1.3 मीटर पर क्यूब है, कांस्टेंट है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो वी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि प्रेशर बढ़ा ना तो मैं कम हो जाऊँ। तो इस पूरी टर्म का आंसर कितना आता है, 20। तो 80 प्लस 20 भी 100 है, 10 प्लस 90 भी 100 है। हुआ क्या, जब प्रेशर कम था तो ये फैक्टर ज़्यादा था, यानी कि स्पीड ज़्यादा थी, आप कह दें इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो स्पीड क्या हो गई, कम। लेकिन इन दोनों का सम क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो यहाँ से लिखा है द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर, डिक्रीज हुआ है प्रेशर में तो स्पीड इंक्रीज हुई है। तो ये किसकी मदद से हुई है, बर्नौलीज की मदद से। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है जी 5.5, द प्रेशर विल बी लो व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। भाई ये यहीं से मैंने आपको बताया, प्रेशर लो था, देख लें तो स्पीड हाई है, ठीक है। इधर देख लें प्रेशर 10 था तो ये फैक्टर कितना था, 90। इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया फ्रॉम अबव डिस्कशन, ये ऊपर वाले MCQ से रिलेटेड ही है कि प्रेशर लो है तो स्पीड क्या होगी, हाई। इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम। तो इसका ऑप्शन बीटा मार्क कर लें जी। फिर 5.6 है जी हमारे पास, एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शन। अब भाई जो आपके पास लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन है वो है स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ बेटा हमें ड्रैग फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में हम मूव करवाते हैं तो उस फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो सब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स बेटा लगाती हैं, ठीक है। अब डिफरेंट फ्लूइड की डिफरेंट विस्कोसिटी होने से डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास ड्रैग फोर्स की। कहीं पे ड्रैग फोर्स हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, कहीं पे कम। लेकिन बेटा बॉडी अगर क्या हो आपके पास स्फेरिकल हो और फॉर स्लो स्पीड, ये वर्ड मेरा याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ स्लो स्पीड के लिए जो फ्रिक्शन है ये प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की। अब सवाल ये पैदा होता है हाउ। भाई आपने पढ़ा ड्रैग फोर्स होती है बाय स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है।
अब इसमें जो बेटा हमारे पास Vt है ये क्या है जी, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं जी, फ्लूइड स्पीड। तो ड्रैग फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लूइड स्पीड के, स्लो स्पीड के लिए, लेकिन ये शायद याद रखनी है। तो लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन के मुताबिक जो है, जो फ्रिक्शन है वो वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है, तो अल्फा इज़ द करेक्ट वन। फिर आपके पास है जी 5.7, इफ़ अ स्टोन इज सबमर्ज्ड इन वाटर एंड इट्स वेट लेस इन वाटर देन इन एयर, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू। कहते हैं कि आपके पास एक पत्थर है, स्टोन, जिसको आपने ना पानी में डाल दिया। जैसे अब आपको एक बाउल नज़र आ रहा है, इसमें वाटर फिल किया और इसके अंदर मैंने पत्थर को डाल दिया। अब वो कहता है कि जो इस पत्थर का वेट है वो हवा में ज़्यादा था, लेकिन जब आपने इसको पानी में डाला तो कम हो गया। दिस फेनोमेना इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ, द रिडक्शन ऑफ मैस इन वाटर, क्या इसका मैस कम हो गया पानी में जाके, नहीं भाई, मैस जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये फिक्स रहती है। इंक्रीज ऑफ डेंसिटी इन वाटर, नहीं ये भी नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लगती है, तो ए बी डी तो गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचता है चार्ली, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बॉयंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, हुआ क्या भाई, जब हमने स्टोन को इस बाउल में जिसमें पानी भरा हुआ डाला तो पानी की उछाल की फोर्स अपवर्ड, अपथ्रस्ट फोर्स वाटर की इस पर लगी, तो इसका मैस तो उतना ही था, लेकिन इसका वेट जो था वो डाउनवर्ड था ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब इस पर अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स लगी एफ बी अपवर्ड, तो उसने कुछ ना कुछ इसका वेट क्या कर दिया, पेरेंट वेट कम कर दिया वाटर में, तो आप लिखेंगे चार्ली, बॉयंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। फिर बेटा आपके पास है 5.8, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्चिमेडस प्रिंसिपल, ठीक है जी। पास्कल लॉ नहीं है, ठीक है, बर्नौलिस प्रिंसिपल भी नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ भी नहीं है। रीज़न क्या है, आर्चिमेडस प्रिंसिपल क्या है कि जी ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर है बेटा जिसमें हमने वाटर फिल किया। भाई आप ये बॉल देख रहे हैं, अगर बेटा इस बॉल का वेट ज़्यादा हो जाए और इस पर लगने वाली बॉयंट फोर्स कम हो, तो ये इसके अंदर डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। जैसा कि हाथ से प्रेस किया जा रहा है तो बॉल नीचे जा रही है, बट जैसे ये अपना हाथ हटाता है, यानी कि फोर्स हटाता है, इसका वेट कम कर देता है, तो वाटर की बाउंसी फोर्स जो है इस पर अपवर्ड लगती है और इसको वाटर सरफेस पे ले आती है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इसमें इमर्स्ड भी है, डूबी भी, और ऊपर तैर भी रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि बॉडी फ्लोट करती है जब अपथ्रस्ट जो है वो उसके वेट से ज़्यादा हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो उस पर अपथ्रस्ट उसके वेट से ज़्यादा लगा रहा हो, ठीक है। और अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है उस पर लगने वाली अपथ्रस्ट उसके वेट से कम है, तो वो उसमें सिंक कर जाती है, ठीक है। तो ये आर्चिमेडस प्रिंसिपल हमें बताता है। फिर 5.9 है, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। भाई आइडियल फ्लूइड जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बेटा हमने बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव किया। पास्कल लॉ नहीं है, तो बोथ बी एंड सी मीन के डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रीज़न क्या है, फॉर आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड वी हैव वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम ओवर टाइम, या आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय फ्लूइड स्पीड कांस्टेंट, जिसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। और बर्नौलीज इक्वेशन थी सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जिसमें ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टर्म है, और इन दोनों की डायमेंशन प्रेशर के क्या है, डायमेंशन के बराबर है। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। फिर 5.10 है जी, द लिफ्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन एरोप्लेन विंग इज़ प्राइमली ड्यू टू। भाई एरोप्लेन विंग जब हवा में उड़ता है इससे लिफ्ट मिलती है अपवर्ड, ये कैसे होता है। भाई ये सारा मैंने आपको वैसे तो बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन में भी पढ़ा है, दोबारा सुन लें कि जो बेटा हमारे पास स्ट्रीम लाइन हम शेप बनाते हैं, जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं हवाई जहाज़ के। अब होता क्या है कि इसके अपवर्ड बेटा फास्ट मूविंग एयर होती है, तो जहाँ पर बेटा फास्ट मूविंग एयर होती है बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो, और बॉटम पर हमारे पास स्लो मूविंग एयर होती है। तो जब स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, हमने पढ़ा है ना कि पी और बी का इन्वर्स रिलेशन है, तो बॉटम पे बी कम होने से पी ज़्यादा है, तो बॉटम पर हाई प्रेशर होता है, टॉप पर लो प्रेशर होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हाई से लो प्रेशर जो है प्रेशर डिफरेंस बनता है, तो इसको लिफ्ट मिलती है अपवर्ड। तो यहाँ पर है द लिफ्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन एरोप्लेन विंग इज प्राइमली ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर, नहीं है जी, डेंसिटी ऑफ एयर ये भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है सी चार्ली, प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग।
तो रीज़न क्या है जी, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा बी जो लग रहा है, ठीक है जी, बॉटम से टॉप की तरफ, उस वजह से लिफ्ट इसे मिलता है और हवाई जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, फिर है जी 5.11, इन मेडिकल फील्ड वेंट्री मास्क used to deliver a non-oxygen concentration to the patient operate is based on। अच्छा, ये वर्क करता है जी बर्नौलिस प्रिंसिपल पर, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे करता है, देखें, अगर आप इस पेशेंट को देखें जिसको ये मास्क लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी ताकि इसे मिले, तो इसकी जो ट्यूब है ये बड़ी नैरो है। अब बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नैरो है तो एरिया क्या होगा नैरो ट्यूब का बेटा, कम। जब एरिया कम होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि ए वी कॉन्स्टेंट रहता है, तो एरिया कम है तो फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी। आगे बर्नौलिस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा, तो इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होता है बेटा। ठीक है, द रैपिड लो प्रेशर ऑक्सीजन फ्लो इन ट्रेन सराउंडिंग रूम एयर। अब यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, सराउंडिंग एयर जो है वहाँ पर हाई प्रेशर है, तो वहाँ से रूम से ये इनहेलर जो है वो ऑक्सीजन लेता है, एयर के अंदर मिक्स होती है, हाई प्रेशर है क्योंकि सराउंडिंग में और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो इससे बेटर क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, मिक्सिंग देम टू प्रोड्यूस अ हाई वॉल्यूम वेरिएबल कंसनट्रेशन ऑक्सीजन मिक्सचर फॉर द पेशेंट। तो इससे ज़्यादा जो है क्या होता है कि बाहर जो है प्रेशर ज़्यादा है, इस ट्यूब का प्रेशर कम है, तो बाहर से इस ट्यूब के अंदर प्रेशर लगता है और ये इनहेलर जो है ये बाहर से ऑक्सीजन कंसनट्रेशन लेता है एयर से और इस पेशेंट को अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके पीछे बर्नौलिस प्रिंसिपल है। फिर लास्ट है एमसीक्यूज बेटा 5.12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर फ्लूइड। भाई सुपर फ्लूइड की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सुपर फ्लूइड हैव ज़ीरो विस्कोसिटी। ठीक है, तो ए अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन्फिनाइट डेंसिटी ये नहीं है, ज़ीरो टेम्परेचर ये भी नहीं है, कुछ ना कुछ क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है जो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होता है सब्सटेंस के। इन्फिनाइट थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, फाइनाइट होती है, ये भी नहीं है। ठीक है, डेंसिटी भी इसी तरह फाइनाइट होती है, तो बी सी डी तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है ज़ीरो विस्कोसिटी। ठीक है, तो रीज़न क्या है जी, सुपर फ्लूइड फ्लो विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस नहीं है तो कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है। मीन के विस्कोसिटी क्या है, जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन है वो ज़ीरो है, ईटा ज़ीरो होता है। तो ये मैंने आपको एक सुपर फ्लूइड दिखाया हुआ भी है, और हमने आपकी बुक में पढ़ा था कि सुपर फ्लूइड जो है ये वॉल्स ऑफ कंटेनर को क्लिम कर सकता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। आप इसको ज़रा सा मूव करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर से बाहर आ रहा है सुपर फ्लूइड। ठीक है, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।